इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग उड़ान नाम से आने वाले बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान वाले बुक के बारे में, जो कि PW ओनली IS की तरफ से लाया जाता है उड़ान के नाम से। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुछ कवर किया है और चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे के हिस्से को देखते हैं। जैसे ऊर्जा रूपांतरित या ऊर्जा रूपांतरण उपकरण, एक तरफ उपकरण है और एक तरफ ऊर्जा रूपांतरण है। यानी जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और सौर सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और फ्यूल सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और इंजन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और हीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, लेकिन उसी समय उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखें कार्य की दर। तो कार्य की दर व्यक्तियों और मशीनों के बीच भिन्न होती है। विभिन्न कारक ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और विभिन्न दरों पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक ताकतवर व्यक्ति किसी कार्य को कम ताकतवर व्यक्ति की तुलना में अधिक तेजी से पूरा कर सकता है, और इसी प्रकार एक अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की तुलना में कम समय में दी गई दूरी को तय कर लेगा। मोटर बाइक और कार जैसी मशीनों की दक्षता या क्षमता को अक्सर उनकी शक्ति के संदर्भ में वर्णित किया जाता है, और यह अनिवार्य रूप से उस दर को इंगित करता है जिस पर ये मशीनें कार्य कर सकती हैं या ऊर्जा स्थानांतरित कर सकती हैं। शक्ति इस बात का माप है कि कार्य कितनी तेजी से किया जाता है या ऊर्जा कितनी तेजी से स्थानांतरित होता है। इसे गणितीय रूप से दर्शाया जाए तो P बराबर WT यानी शक्ति बराबर कार्य गुणे या कार्य बटा समय होता है। शक्ति की ऐसा ही मात्रक वाट है जिसका नाम जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, और 1 वाट यानी 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करने पर लगाई गई शक्ति को दर्शाता है। यानी 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ऊर्जा हस्तांतरण की अधिक दर के लिए शक्ति को अक्सर किलोवाट में मापा जाता है। यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बल और दाब। सबसे पहले संपर्क बल। तो पुस्तक को धकेलने और बाल्टी उठाने जैसी क्रियाओं में बल लगाने के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है, और यह अन्योन्य क्रिया अक्सर हमारे शरीर की मांसपेशियों से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे पेशीय बल कहा जाता है। बैल, घोड़े और ऊंट जैसे जानवर भी कार्य करने के लिए मांसपेशियों के बल का उपयोग करते हैं। उसके बाद है घर्षण। तो लुढ़कती हुई गेंद अंततः रुक जाती है जब तक पैडल नहीं मारा जाता। तो साइकिल धीमी होती जाती है और अंततः रुक जाती है, और इंजन बंद करने के पश्चात गाड़ी रुक जाती है। कोई प्रत्यक्ष बल कार्य न करने के बावजूद ये वस्तुएं घर्षण नामक संपर्क बल के कारण गति करना बंद कर देती हैं, और घर्षण सतही अंतः क्रियाओं से उत्पन्न होता है और गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। दाब को किसी सतह पर लगाए गए प्रति इकाई क्षेत्रफल के पर बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। दाब की अन्य समान इकाइयों में वायुमंडल यानी एटीएम और मिलीमीटर पारा यानी एमएमएचजी तथा पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी पीएसआई शामिल है। दाब एक अदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण होता है परंतु इसमें कोई विशिष्ट दिशा संबंध नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं असंपर्क बल। इसमें सबसे पहले चुंबकीय बल। तो दो क्षण चुंबकों और रोलर का उपयोग करके देखा गया है कि एक दूसरे को स्पर्श किए बिना एक चुंबक दूसरे की गति को प्रभावित कर सकता है। जब प्लास्टिक स्ट्रा के एक सिरे को कागज से रगड़ा जाता है तो वह अवशोषित हो जाता है, और जब इसे बिना संपर्क के किसी अन्य समान रूप से आवेशित स्ट्रा के पास लाया जाता है तो उसकी गतिविधि पर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। रगड़ने से स्ट्रॉ आवेशित हो जाता है, और एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु, चाहे वह आवेशित हो या अनावेशित हो, उस पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, जो कि एक गैर संपर्क बल है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सिक्के या पेन जैसी वस्तुएं छोड़ने पर गिरती हैं। फल और पत्तियां पौधों से अलग होने पर नीचे की ओर गिरती हैं। गति की अवस्था में परिवर्तन बल के प्रभाव को दर्शाता है,
और यह बल जो वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गति का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और सभी वस्तुएं इस निरंतर बल का अनुभव करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रणोद और दाव। तो प्रणोद यानी पृष्ठ के लंबवत किसी वस्तु पर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। और जब आप एक पिन को बोर्ड में धकेलते हैं तो आप प्रणोद लगा रहे होते हैं। और दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर लगाए गए बल की मात्रा को मापता है। और इसकी गणना प्रणोद बता यानी प्रणोद बटा क्षेत्रफल के रूप में की जाती है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य है। और इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। दाब प्रणोद के परिणाम यानी दाब प्रणोद के परिमाण और उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर यह वितरित होता है। यदि आप एक छोटे क्षेत्र पर समान परिमाण का बल या प्रणोद लगाते हैं तो दाब अधिक होता है। और इसके विपरीत एक बड़े क्षेत्र पर समान परिमाण का बल या प्रणोद लगाने से दाब का मान कम हो जाता है। ऊंट रेगिस्तान की रेत पर बिना धंसे चल सकता है क्योंकि उसके पैर चौड़े होते हैं। और यह ऊंट के वजन को एक बड़े क्षेत्र में वितरित करता है जिससे कि रेत पर दबाव कम हो जाता है। ट्रकों और बसों में भारी वजन को बड़े क्षेत्र में वितरित करने के लिए चौड़े टायर होते हैं जिससे सड़कों पर दबाव कम पड़ता है। चाकू जैसे काटने वाले औजारों और सुई जैसे छेद करने वाले उपकरणों में धारदार किनारे या नुकीले सिरे होते हैं जो बल को बहुत छोटे क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है जो आसानी से सामग्री को काट सकता है या उसमें छिद्र कर सकता है। कील का नुकीला सिरा लकड़ी के तख्त में उसके चौड़े सिरे की तुलना में आसानी से घुस जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समान बल जब छोटे क्षेत्र में लगाया जाता है तो उसका प्रभाव भी अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो पृथ्वी का वायुमंडल जो इसकी सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला है हम पर एक दाब आरोपित है जिसे वायुमंडलीय दाब के रूप में जाना जाता है। यह दाब हमारे ऊपर वायु स्तंभ के भार से आता है और उस वायु स्तंभ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। इस वायु द्वारा लगाया गया बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। और यह बल लगभग 2250 न्यूटन दाब के बराबर है। हमारा शरीर इस दाब के लिए अनुकूलित है और हमारे शरीर के भीतर का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है जिससे हम कुचले जाने से बच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उत्प्लावकता के बारे में। तो उत्प्लावकता से इसे कुछ अवलोकनों की व्याख्या की जा सकती है जैसे तैरते समय हल्का महसूस होना या एक विशाल लोहे का जहाज तैरता रहता है जबकि चादर के रूप में बराबर मात्रा में लोहा डूब जाता है। जब बोतल जैसी कोई वस्तु जल में डूबी होती है तो वह नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। इसके साथ ही जल इसे ऊपर की ओर धकेलता है यानी विपरीत दिशा में बल लगाता है। यदि जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल या उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से अधिक हो जाता है तो वस्तु छोड़े जाने पर ऊपर उठ जाती है। और किसी वस्तु को पूरी तरह से जल में डुबाने के लिए जल के कारण ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। और इस संतुलन के लिए ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु के वजन के बीच अंतर को संतुलित करने के लिए नीचे की ओर कार्य करने वाला एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जल द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। और हर वस्तु तरल पदार्थ में डूबी होने पर इस उत्प्लावन बल का अनुभव करती है और इस बल की तीव्रता तरल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबा होता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है और यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर होता है। यह सिद्धांत इस बात का उत्तर देता है कि एक बार पत्थर पूरी तरह डूब जाने पर विस्तार में कोई कमी क्यों नहीं होती है। विस्थापित द्रव की मात्रा स्थिर रहती है और इस प्रकार उत्प्लावन बल में और वृद्धि नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जब जल से लबालब भरे बीकर में तैरती हुई बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है यानी जल का स्तर वही रहता है, जल बाहर नहीं गिरता। आर्किमिडीज का सिद्धांत समुद्री रचनाओं जैसे जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लैक्टोमीटर, इसे दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कहा जाता है। और हाइड्रोमीटर यह द्रव्य की घनत्व मापने वाला यंत्र है। इन जैसे उपकरण भी इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं घर्षण के बारे में। तो घर्षण ही वह कारण है जिसके कारण ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है और जमीन पर लुढ़कती गेंद अंततः रुक जाती है। साथ ही हम केले के छिलके पर फिसल सकते हैं या गीले फर्श पर चलना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। घर्षण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण यानी यह वह घर्षण है जो विराम अवस्था में दो सतहों के बीच मौजूद होता है और उन्हें एक दूसरे के सापेक्ष गति करने से रोकता है। दूसरा है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण तब होता है जब दो सतहों एक दूसरे पर फिसलती हैं जिससे गति के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तीसरा है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, जैसे कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद। चौथा है तरल घर्षण। तरल घर्षण जिसे कर्षण भी कहा जाता है, किसी तरल यानी द्रव या गैस के माध्यम से गति करने वाली वस्तु द्वारा सामना किया जाने वाला प्रतिरोध है। उदाहरण के तौर पर बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग स्थैतिक घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करते हैं। इनमें एक रिंग या रेसवे के भीतर एक छोटी धातु की गेंदें शामिल होती हैं और धातु की गेंदों की लोटनिक गति प्रतिरोध को कम करती हैं और घर्षण को न्यूनतम करती हैं। यह यांत्रिक प्रणालियों में अधिक सुचारू गति, कम टूट-फूट और बेहतर दक्षता की अनुमति देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं घर्षण बल के बारे में। जब किसी वस्तु जैसे किताब को सतह पर धकेला जाता है तो वह अनिश्चित काल तक नहीं चलती। कुछ दूरी तय करने के बाद यह रुक जाती है। वह बल जो इसकी गति का विरोध करता है घर्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि आप पुस्तक को बाईं ओर धकेलते हैं तो घर्षण दाईं ओर यानी इसके विपरीत कार्य करता है। और घर्षण हमेशा लगाए गए बल की दिशा का विरोध करता है और यह संपर्क में आने वाली दो सतहों यानी उपयुक्त उदाहरण में पुस्तक और टेबल के बीच कार्य करता है। किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करने का प्रयास करते समय गति शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक बल अक्सर उसे गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल से अधिक होता है और यह प्रारंभिक बल स्थैतिक घर्षण का प्रतिकार करता है। और एक बार जब वस्तु गतिमान हो जाती है तो सामना किए जाने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहा जाता है, जो आमतौर पर स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्लाइडिंग के दौरान संपर्क में आने वाली सतहों को एक दूसरे से उतनी मजबूती से जोड़ने का समय नहीं मिलता जितना कि स्थिर अवस्था में होता है। यदि वेग स्थिर है तो लगाया गया बल बराबर घर्षण बल होगा। यदि वस्तु गति नहीं करती है तो लगाया गया बल बराबर स्थैतिक घर्षण बल। यदि वस्तु त्वरित हो रही है तो लगाया गया बल घर्षण बल से बड़ा होगा। अब हम लोग घर्षण के महत्व के बारे में अगर जाने तो घर्षण के कुछ सकारात्मक पहलू हैं। यह हमें कांच या मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुओं को पकड़ने में सहायता करता है। घर्षण के बिना चलना लगभग असंभव हो जाता है। पेन, पेंसिल या चौक से लिखने के लिए लेखन उपकरण और सतह के बीच घर्षण आवश्यक होता है। वाहनों के टायर और सड़क के बीच घर्षण उन्हें चलने, रुकने और मोड़ने में सक्षम बनाता है। और घर्षण के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही दीवार पर कील ठोकी जा सकती है। उसके बाद देखते हैं घर्षण के नकारात्मक पहलू। तो घर्षण के कारण पेंच, बॉल बेयरिंग, जूतों के तलवे जैसी वस्तुओं में घिसाव और टूट फूट होती है और यह गर्मी उत्पन्न करता है जिससे ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट है कि पहिए घर्षण को कम करते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लुढ़कती है तो गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है, जो आमतौर पर सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि कितनी आसानी से एक किताब अपने नीचे समानांतर रूप से रखी बेलनाकार पेंसिलों के ऊपर से होकर आगे की ओर सरकती है। और इसी तरह कभी-कभी भारी मशीनरी को नीचे लकड़ियां रखकर चलाया जाता है, जिससे लकड़ियां लुढ़क कर मशीनरी को आगे आसानी से बढ़ा सकती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तरल घर्षण के बारे में। तो पतले और हल्के होने के बावजूद तरल पदार्थ, जिनमें गैस और द्रव्य दोनों शामिल हैं, इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं और तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए इस घर्षण बल को
कर्षण कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा तरल पदार्थ में अनुभव किए जाने वाले कर्षण की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसा कि द्रव के सापेक्ष इसकी गति, वस्तु का आकार, द्रव की प्रकृति। दक्षता सुनिश्चित करने और घर्षण के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को न्यूनतम करने के लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकार में डिजाइन किया जाता है, जिससे कर्षण कम हो जाता है। और प्रकृति में कर्षण को कम करने हेतु इष्टतम आकृतियों के कई उदाहरण मिलते हैं। पक्षी और मछलियां जो लगातार तरल पदार्थ में गमन करते हैं, उन्हें कर्षण से कुशलतापूर्वक निपटने हेतु सुव्यवस्थित शारीरिक आकार विकसित किए गए हैं या किए हैं। गतिज ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण अक्सर घर्षण बलों के कारण होता है। जब वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ती या फिसलती हैं, तो उनकी सतहों के बीच का घर्षण कुछ गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा रूपांतरण विभिन्न स्थितियों में होता है, जैसे कि अपने हाथों को आपस में रगड़ना, जहां घर्षण के कारण आपके हाथों की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जब कोई वाहन सड़क पर चलता है, तो टायरों और सड़क की सतह के बीच घर्षण के कारण वाहन की कुछ गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गार्ड पार्टिकल यानी द गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। और हिग्स बोसॉन हिग्स क्षेत्र से जुड़ा एक मूलभूत कण है। हिग्स क्षेत्र एक अन्य मूलभूत कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉनों और क्वार्कों को द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। द्रव्यमान यह निर्धारित करता है कि कोई कण किसी बल के साथ परस्पर क्रिया करने पर गति या स्थिति में परिवर्तन का कितना विरोध करता है। और सभी मूलभूत कणों में द्रव्यमान नहीं होता, और फोटॉन एक द्रव्यमान रहित कण का उदाहरण है। हिग्स बोसॉन को 1964 में पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट और रॉबर्ट ब्रॉड सहित अन्य टीमों द्वारा कुछ कणों में द्रव्यमान के अस्तित्व की व्याख्या प्रदान करने के लिए सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसने गॉड पार्टिकल का उपनाम भी प्राप्त कर लिया है। भौतिक दुनिया परस्पर जुड़े सिद्धांतों की एक श्रृंखला पर कार्य करता है। बल, दाब और घर्षण के बीच का संबंध एक ऐसा आधार प्रदान करता है जो यह निर्धारित करता है कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करती हैं। अब हम लोग देखते हैं रूपांतरण इकाइयों के बारे में। एक तरफ सेल्सियस है, एक तरफ फ़ारेनहाइट है। यानी 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। उसके बाद है भौतिक राशि और एसआई मात्रक। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। कोण का एसआई मात्रक रेडियन। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। और समय का एसआई मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे या फैराड होता है। और विद्युत प्रेरकत्व की एसआई मात्रक हेनरी। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस। और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है।